क्रिकेट जगत में नेपाल को इस वक्त कार्डिक किड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये कभी भी जीता हुआ मुकाबला हार जाते हैं और हारे हुए मुकाबले में जीत ढूंढ लाते हैं। हिस्टोरिक T20 हुआ नीदरलैंड के साथ नेपाल का 3-3 सुपर ओवर। इस मुकाबले में क्रिकेट इतिहास ने आज तक एक T20 मुकाबले में 3 सुपर ओवर नहीं देखा था। नेपाल क्रिकेट ने कहा कि रुकिए जरा, हम आपको दिखाते हैं। अभी हाल ही में ओडीआई सीरीज हुई और जब क्रिकेट अपने उस दौर में चल रहा है जहां लोग कह रहे हैं यार ओडीआई बोरिंग हो रहा, मत देखो, नेपाल क्रिकेट कह रही है कि आइए देखिए, हमें तो देखिए ना। हर मुकाबला नेपाल पिछले कुछ समय से जितने भी चाहे वो T20 मुकाबले हो या फिर ओडीआई मुकाबले हो, आखिरी गेंद पर फैसला हो। और यही बताता है कि नेपाल नीदरलैंड स्कॉटलैंड के बीच में जो कंपटीशन है वो किस लेवल का चल रहा है। एक समय ऐसा था कि शायद आप कहते हैं कि स्कॉटलैंड ज्यादा मजबूत है, नीदरलैंड ज्यादा मजबूत है, लेकिन नेपाल अब इनको बराबरी की टक्कर दे रहा है। मुकाबला हुआ और 3-3 सुपर ओवर वाले मुकाबले में नेपाल के लिए 3 अच्छी खबर क्या आई है उसके बारे में आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि कौन सी गलती जो है जो नेपाल को भारी पड़ गई और न शायद ये सुपर ओवर मुकाबला जीत सकते थे। तो सबसे पहले मुकाबले पे चलते हैं। एक ऐसा टोटल जिसे नेपाल आसानी से हासिल कर सकता था तब जब कुशल भुरतेल ने बहुत ही शानदार शुरुआत दी थी, लेकिन मुकाबला देखते वक्त, कुशल भुरतेल की पारी देखते वक्त, जैसा कि नेपाल के फैंस को डर रहता, वही डर मुझे भी था कि आखिरी के जो पावर प्ले के 2 ओवर थे वहां पर लग रहा था कि कुशल भुरतेल आउट होने वाले। अगर मैं लाइव होता तो शायद यही कहता कि भाई ये आउट होने वाले, क्योंकि जिस तरीके से छटपटाहट थी, शायद थोड़ी देर और बैटिंग कर लेते तो और बेहतर हो सकता था। लेकिन वो इनकी बैटिंग स्टाइल ही ऐसी है। वहां पर उन्होंने एक बेहतर पोजीशन पे टीम को छोड़ा, लेकिन उसके बाद स्थिति दिक्कत होती चली गई। लेकिन आखिरी में जब 3 ओवरों में लगभग 40 रन चाहिए थे, वहां से नेपाल ने मैच ही पलट दिया। मैच को टाई करवाते हैं और फिर सुपर ओवर में टाई, सुपर ओवर में टाई, फिर जाकर सुपर ओवर में फैसला होता है। लेकिन गलती जो हुई वहां पर, जो सबसे पहले मुझे लगी कि भाई 19 रन अगर आपके सुपर ओवर में बन गए तो आप गेंदबाजी आप सबसे बेस्ट गेंदबाज को दोगे, और वो थे आपके संदीप लामिछाने। मतलब अभी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है इस टीम में शामिल हुए नंदन यादव को, जिन्हें द यॉर्कर किंग कहा जा रहा। और पहले मुकाबले में जब उन पर मैंने वीडियो किया था कि द रिमेंबर द नेम नंदन यादव, तो उस पर भी यही बात करी थी कि जो स्पीड है, जो बाउंस है, जो सटीक यॉर्कर है, वो उनको स्पेशल बनाता है। और इसमें छोटी लोग हैं तो लिहाजा नेपाल के पास ऑप्शन भी नहीं थे। करण केसी बहुत बेहतर ऑप्शन नहीं थे। मैं शुरुआत के मैच के दौरान जब मेरी बात हो रही थी, हम अपनी टीम में बात कर रहे थे, यही बात कही गई कि शायद ये बेहतर ऑप्शन नहीं है, और वहां पर आप मैच हारे। संदीप लामिछाने शायद ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन आप कहेंगे कि फिर आखिरी पावर प्ले में आते ही पैच, फिर आखिरी सुपर ओवर की पहली गेंद पर 6 लग गया। लेकिन मैं तब भी संदीप लामिछाने को ही बैक करता। ललित राजवंशी करण केसी से तो ज़्यादा बेहतर गेंदबाज है संदीप लामिछाने, तो ये गलती कहीं ना कहीं भारी पड़ गई। लेकिन 3 जो अच्छी खबर है उसके बारे में बता देते हैं, जिसमें पहला नाम है रुपेश सिंह का। ये T20 में बंदा स्टार है नेपाल क्रिकेट के लिए। जब रुपेश सिंह और किरण इस टीम में आए थे तब भी मैंने तारीफ करी थी। किरण की पारी को लेकर ट्रोल बहुत किया जा रहा सोशल मीडिया पर कि 25 गेंदें के लिए रन नहीं बना पाए, लेकिन पहला मुकाबला था और किरण की जो बल्लेबाजी हमने देखी है नेपाल के लिए, ये अभी भी कह रहे हैं कि ये खिलाड़ी को कल की पारी को देखकर आप मत आंकिए, ये नेपाल का फ्यूचर हो सकता है। तो यहाँ पर आप इनको खिला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जिस तरीके से रुपेश सिंह पावर हिटर के तौर पर यहाँ पर निकले हैं, भाई साहब, ये भी खिलाड़ी जो है ना, ये नेपाल की T20 को एक अलग लेवल पर ले जा सकता है। कल का मुकाबला अगर टाई हुआ तो रुपेश सिंह के कुछ शॉट वहां पर आप याद रखिए, जिस तरीके से आते हैं वहां पर बड़े शॉट की जरूरत थी। वो जो पारी थी बहुत इंपॉर्टेंट पारी थी। इसके अलावा द ओनली नेम नंदन यादव, जिन्होंने कम मुकाबलों में अपनी पहचान बनाई है और एक भरोसेमंद वाली आकर गेंदबाजी करते हैं, तो लगता है कि इनसे बेहतर गेंदबाज इस वक्त नेपाल में पेस अटैक का नहीं है। और जब बैटिंग उन्होंने करी, उन्होंने मुकाबले को ड्रॉ करवाया, ना मुकाबला तो आप पहले ही हार जाते। तो ये 2 नाम जो है वो आपके लिए अच्छी खबर। और इनमें से एक अच्छा नाम जिनमें हमने आपने सभी ने सवाल उठाए थे, कप्तान रोहित पौडेल को लेकर, कि भाई इस खिलाड़ी के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मतलब पिछले 2-3 वीडियो पहले मैंने यही कहा था कि भाई अगर नेपाल में किसी खिलाड़ी की बैटिंग सबसे शानदार है,
सबसे जिम्मेदारी तरीके से बैटिंग करते हैं। तो कप्तान रोहित पौडेल लेकिन अपने पोटेंशियल को वो खुद नहीं जानते, ऐसी उनकी बैटिंग देखकर लगता है, या तो बहुत ज़्यादा जानते हैं क्योंकि कई बार इतना ज़्यादा ऐसा लगता है कि उनके ऊपर टीम डिपेंड कर रही है, वो बड़े शॉट नहीं खेलते ना। जब बड़े शॉट खेलते हैं तो बहुत आसानी से शॉट लगा सकते हैं। तो उनका फॉर्म में लौटना और अपने अंदाज में लौटना, ये जो रुपेश सिंह, रोहित पौडेल और फिर नंदन यादव, ये 3 खिलाड़ी T20 में नेपाल के लिए बहुत अच्छी खबर देने वाले हैं। कुशल भुर्तल का मैंने नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो खिलाड़ी अपने आप में स्टार है। जब वो बैटिंग करता है तो ऐसा लगता है कि भाई 200 टारगेट हो तब भी आराम से चेस कर लेगा। सुपर ओवर में आके 19 रन मार देना, वैसे गेंदबाज को जो उनका टॉप का गेंदबाज था, तो उसकी अलग ही खासियत है। तो ऐसे में नेपाल की T20 टीम बेहतर लग रही है। लेकिन एक जो और सवाल जरूर है, शायद बशीर अहमद को इस टीम में ऐड किया जा सकता है, इसलिए ताकि आपके मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडेड बैटर आ जाए। वहां पर नहीं ऐड करना ये थोड़ा सा एक हो सकता है कुछ नेपाल क्रिकेट की अपनी एक प्लानिंग रही हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद क्योंकि राइट हैंडेड बल्लेबाजों की अगर आप देखेंगे पूरे इस टीम में राइट बल्लेबाजी ज़्यादा दिख रहे हैं, तो शायद वो एक जो कमी है उसको यहाँ पर पूरा किया जा सकता है। अब आप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस हार में, क्योंकि आपने मुकाबला बहुत अच्छा खेला, इस हार में वजह क्या रही? और जो T20 की हम फ्यूचर की बात करें नेपाल के, उनमें से किन स्टार खिलाड़ियों को आप देखते और बशीर अहमद को आप कैसे देखते? क्या जगह बनती है? कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें।